करेंगे साइंस का नेक्स्ट पार्ट, यानी कि नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे अगले 50 क्वेश्चंस को जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसका पहला प्रश्न है कि किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है। आपके पास डिफरेंट डिफरेंट विटामिन होते हैं, तो उसमें से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा विटामिन है जिसको हार्मोन भी कहा जाता है। तो दिए गए ऑप्शन में से करेक्ट आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो विटामिन डी है इसको हार्मोन भी कहा जाता है। अब मैंने आपको बताया कि विटामिन डी इसका आंसर होगा। अब आप मुझे बताइए कि जो विटामिन डी है इसका स्रोत क्या है। तो देखिए, इसका जो स्रोत है मैंने कई बार आपको बताया, ये हमें सूर्य से प्राप्त होता है। और अगर इसकी कमी अगर किस बच्चे में हो जाती है तो उसको रिकेट्स नाम की एक बीमारी होती है जो देखने के लिए मिलती है। ठीक है, तो ये भी इसमें आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है पैलेंटियोलॉजी, ये किसका अध्ययन है। तो बात करें पैलेंटियोलॉजी की, तो ये बेसिकली अध्ययन होता है फॉसिल्स का, यानी कि जीवाश्म का जो अध्ययन होता है स्टडी ऑफ फॉसिल्स, उसी को कहा जाता है पैलेंटियोलॉजी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका करेक्ट होगा। अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो पक्षियों का अध्ययन, यानी कि बर्ड्स का अध्ययन, बर्ड्स की स्टडी, उसको कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, तो ऑर्निथोलॉजी इसका करेक्ट आंसर होगा। वहीं बात करें बोन्स की, तो ये होगा ऑस्ट्रियोलॉजी। ठीक है, तो बोन्स की स्टडी को कहते हैं ऑस्ट्रियोलॉजी। तो पैलेंटियोलॉजी रिलेटेड है फोसिल्स से। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं। तो यहाँ पर बात आई है समस्थानिक की। तो देखिए, हाइड्रोजन जो है वो पीरियोडिक टेबल में कौन से नंबर पर रखा होता है, पहले नंबर पे रखा होता है। और समस्थानिक की बात की गई है, यानी कि आइसोटॉप्स की। तो आइसोटॉप्स क्या होता है, आइसोटॉप्स वो होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं लेकिन एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट होता है। तो हाइड्रोजन के कितने आइसोटॉप्स होते हैं, तो हाइड्रोजन के बेसिकली 3 आइसोटॉप होते हैं, 1H1, 1H2 और 1H3। अब नीचे जो ये नंबर होता है इसी को कहते हैं हम क्या, एटॉमिक नंबर। और ऊपर की तरफ जो लिखा होता है इसको बोलते हैं मास नंबर। तो देखिए यहाँ पर सबकी पोजीशन क्या है, 1, यानी कि सबका एटॉमिक नंबर है सेम लेकिन मास है डिफरेंट। तो ये क्या कहलाएंगे, आइसोटॉप, यानी कि समस्थानिक, यानी कि एक स्थान पर रखा हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। इसमें पहला नाम होता है प्रोटियम, दूसरा है ड्यूटेरियम और तीसरा है ट्राइटियम। जो ट्राइटियम है ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ड्यूटेरियम इसको हम भारी जल में इसका इस्तेमाल करते हैं, D2O जब बनता है तो इसी आइसोटॉप का हम यूज़ करते हैं। और वहीं बात करें फर्स्ट वाले की, प्रोटियम, तो प्रोटियम की खास बात यह है कि इसमें कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 153 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है परम शून्य ताप क्या होता है। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, ये क्या होता है। तो देखिए, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर ये होता है सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। और परम शून्य तापमान ये कितना होता है, तो ये होता है -273 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है लोहे के पाइपों का संरक्षण से बचाने के लिए उसके ऊपर जस्ते की एक परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। अब देखिए, जब आपने कहीं पे देखा होगा घर में कई बार हमारे लोहे का जो भी पदार्थ या आइटम होता है तो उसमें ना जंग लगना शुरू हो जाता है, यानी कि कोरिजन होना शुरू हो जाता है। तो उस कोरिजन को बचाने के लिए उस पर हम जिंक की कोटिंग या फिर पेंटिंग करते हैं। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। तो देखिए, जब जस्ते की परत को चढ़ाया जाता है किसी भी ऐसी चीज़ पे जहाँ पर जंग लगा हुआ होता है तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है गैल्वेनाइजेशन। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। और एक यहाँ पे जो आपने देखा है वल्कनाइजेशन, तो वल्कनाइजेशन में क्या होता है, जब नेचुरल रबर है उसमें जब आप सल्फर को मिला देते हो तो उसी को कहते हैं वल्कनाइजेशन। तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है सिरका की प्रकृति जो है वो अम्लीय होती है, इसमें कौन सा अम्ल होता है। तो सिरका यानी कि एसिडिक, जो विनेगर है उसके जो नेचर है वो एसिडिक होता है। किस वजह से, क्योंकि उसके अंदर प्रेजेंट होता है एसिटिक एसिड। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कि पीएच ये जो है ये क्या प्रदर्शित करता है। पीएच आपने देखा होगा, इस पहले तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि पीएच की फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, पीएच सबसे पहले इसको बताया था किसने, सोरेनसन नाम के एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने 0 से लेकर 14 तक की एक स्केल होती है, बीच में न्यूट्रल 7, इधर वाले जितने भी नंबर हैं वो सब बेसिक नेचर को शो करते हैं और ये वाले नेचर सभी एसिडिक नेचर को शो करते हैं। तो पीएच जो है वो बेसिकली किसी भी सोल्यूशन में उसकी एसिडिटी और बेसिसिटी को बताता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला पदार्थ क्या होता है। अब देखिए, हमें पता है कि जो नेचुरल आपका सॉल्ट है
कॉमन साल्ट जिसको बोलते हैं NaCl, ये आपको कहाँ देखने के लिए मिलता है? या आप जल से ही मतलब सागर जल से एक्सट्रैक्ट करते हो, तो सबसे ज़्यादा जो क्वांटिटी होगी किसी भी सागर जल में वो किसकी प्रेजेंट होगी? तो वो भी आपको देखने के लिए मिलेगी साधारण लवण की, यानी कि कॉमन साल्ट की। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पेट्रोल से लगी आग को बुझाने के लिए प्राय जल का इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्यों? तो इसका इस्तेमाल इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि जल और पेट्रोल आपस में अमिश्रणीय होते हैं, मतलब ये आपस में मिल नहीं पाते, और पेट्रोल जो है जल की सतह पर परत बना लेती है। मतलब बेसिकली अगर आप कभी पेट्रोल से कभी कहीं आग लगी हो तो आप उस पर जल नहीं डाल सकते, क्योंकि वो दोनों इमिसिबल होते हैं, वो मिक्स नहीं हो पाते, जिसकी वजह से पेट्रोल पर पानी का कोई भी असर नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, कपड़े धोने वाला सोडा, ये क्या होता है? तो कपड़े धोने वाला सोडा यानी कि जो वॉशिंग सोडा होता है वो होता है सोडियम कार्बोनेट। तो इसमें, हाँ एक सेकेंड, हाँ ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट, और सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3। तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, किसी ठोस वस्तु को गर्म करने से उसका सीधे गैसीय रूप में परिवर्तन हो जाने का प्रक्रम क्या कहलाता है? आपने देखा होगा कि पदार्थ की बेसिकली 5 स्टेज होती है: सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन। अलग अलग स्टेज में आप इनको कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन जब कोई भी सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? तो उसी प्रोसेस को कहा जाता है सब्लिमेशन, यानी कि उद्रवपातन। जब कोई भी मटेरियल या कोई भी आपका पदार्थ जब डायरेक्टली सॉलिड से वो गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो उसी को बोलते हैं सब्लिमेशन, यानी कि उद्रवपातन। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, गैस की लो का सबसे गर्म हिस्सा कौन सा होता है? तो जो गैस है उसका जो सबसे गर्म हिस्सा है, आप कई बार बच्चे क्या होता है और ल्यूमिनेस सोच के कि भाई वो ल्यूमिनेटिंग करता है, तो कई बार बच्चे इसको ए ऑप्शन टिक कर देते हैं। तो ध्यान रखना, इसको ऑप्शन नंबर ए करेक्ट नहीं होगा, इसका सही आंसर होगा ब्लू जोन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, डायबिटीज़ जो है इंसिपीडियस रोग, ये किस वजह से होता है? तो आपने देखा होगा कि जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो बेसिकली किस चीज़ का इंजेक्ट करते हैं? तो वो लेते हैं इंसुलिन, क्योंकि इंसुलिन से कहते हैं कि अगर इंसुलिन की कमी हमारे शरीर में हो जाती है तो डायबिटिक की जो प्रॉब्लम है वो देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट है, कोशिका शब्द सबसे पहले किसने दिया, या फिर आप कह सकते हो कि कोशिका शब्द किसने दिया? तो बात करें कोशिका यानी कि सेल की, तो इसका जो शब्द था ये सबसे पहले दिया गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। वही बात करें ल्यूवेनहॉक की, तो पूरा नाम है एवी ल्यूवेनहॉक। तो इन्होंने 1683 में खोज की थी बैक्टीरिया की। 1683 में ल्यूवेनहॉक के द्वारा खोज की गई थी बैक्टीरिया की। वही बात करें फ्लेमिंग की, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले पेनिसिलिन की खोज की थी, और रॉबर्ट ब्राउन ने खोज की थी न्यूक्लियस की 1831 में। नेक्स्ट है, एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी? तो एडवर्ड जेनर की बात करें तो इन्होंने वैक्सीनेशन की खोज की थी, किसके लिए? स्मॉल पॉक्स के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर की त्वचा की बाह्य परत के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन कल भी मैंने आपको पढ़ाया था, रिपीट हो गया है। तो देखिए इसका आंसर जो होगा वो होगा एपिडर्मिस, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, किस पिंड का वेग 2 गुना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा पे क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए जो आपका गतिज ऊर्जा है इसका फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। अब यहाँ पे बोला है कि उसका जो वेग है वो 2 गुना हो गया है। वेग 2 गुना होने का मतलब आपकी वेलोसिटी 2 गुना हो गई है। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 4v²। अब ये देखिए तो ऑलरेडी आपका फॉर्मूला है, तो आपका जो नई काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी गुना बढ़ जाएगी? तो वो 4 गुना बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, रडार का प्रयोग। रडार का प्रयोग हम कब करते हैं? अब सबसे पहले हम जानते हैं रडार की फुल फॉर्म क्या होती है। तो रडार की फुल फॉर्म होती है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। अब इसका यूज़ कहाँ होता है? तो देखिए इसका जो यूज़ है वो वायुयान जैसी वस्तुओं की पहचान या फिर उनकी जो स्थिति है उनका पता लगाने के लिए होता है। पानी के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है ये जानने, मतलब पानी की सतह पर ये जानने के लिए कि नीचे जो है वो चीज़ जो है कहाँ मौजूद है, कितनी डिस्टेंस पे मौजूद है, उसका पता लगाने के लिए हम यूज़ करते हैं रडार का। इसकी फुल फॉर्म भी अक्सर पूछी जाती है, तो ये भी आपको ध्यान रखनी है और यूज़ ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है, 3 प्राथमिक वर्ण, ये कौन कौन से होते हैं? तो जो आपके प्राइमरी वो हैं
क्या बोलते हैं कलर्स, वो कौन कौन से होते हैं, तो ये होते हैं आपके नीला, हरा और लाल। नीला, हरा, लाल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है खगोलीय दूरी का मात्रक। तो खगोलीय यानी कि जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स होती हैं, डिस्टेंस होती है, उनको हम किस में मापते हैं, तो उनको मापते हैं लाइट ईयर में। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि किसी भी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं लाइट ईयर को। दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर होगा वो होगा लाइट ईयर। और ये भी कई बार पूछते हैं कि एक लाइट ईयर कितने मीटर के बराबर होता है, तो एक लाइट ईयर ये बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। नेक्स्ट है डीडीटी। उस जो रसायन का नाम है, तो निम्नलिखित में इसका उपयोग किस तरीके से करते हैं, तो आपको बेसिकली डीडीटी के बारे में बताना है। तो देखिए डीडीटी, इसका यूज़ जो है वो हम एक कीटनाशक के रूप में करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका करेक्ट हो जाएगा कि डीडीटी एक प्रकार का कीटनाशक है। और वहीं बात करें डीडीटी की, तो इसकी फुल फॉर्म होती है डाईक्लोरो डाईफिनाइल ट्राइक्लोरो एथेन। डाईक्लोरो डाईफिनाइल ट्राई क्लोरो एथेन। तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है, या फिर आप कह सकते हो कि हीमोग्लोबिन की वजह से ही जो हमारी आरबीसीज होती हैं उनका जो कलर है वो कैसा होता है, वो रेड होता है। तो बेसिकली आरबीसी को रंग प्रदान करने वाला तत्व ये क्या होता है, ये होता है हीमोग्लोबिन। वहीं बात करें पेड़ पौधों के पत्ते को रंग देने वाला, तो ये होता है आपका क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की वजह से ही जो कलर है वो ग्रीन रहता है। नेक्स्ट है भोजन में विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग। पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग तो ये होता है रिकेट्स। बेसिकली बच्चों के अंदर देखने के लिए मिलता है, और इसका मुख्य स्रोत जो है वो आपका होता है सूरज, और इसी विटामिन को हम हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। बेरी बेरी ये होता है B1 की वजह से, स्कर्वे ये होता है विटामिन सी की कमी से, और नाइट ब्लाइंडनेस ये होता है विटामिन ए की कमी से। नेक्स्ट है एक्वारीजिया। निम्नलिखित में से किसका मिश्रण होता है, तो एक्वारीजिया की बात करें तो ये कॉम्बिनेशन होता है HCl और HNO3 का। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। जब आप 3 पार्ट ऑफ HCl मिला लो और 1 भाग ले लो HNO3 का, तो इसी कॉम्बिनेशन को कहा जाता है एक्वारीजिया। नेक्स्ट है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है, तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की बात करें तो ये आपको देखने के लिए मिलेगा तिरुवनंतपुरम में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। एक बहुत ही फेमस स्पेस एजेंसी है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। मुख्यालय है इसका बेंगलोर में। और वहीं बात करें बार्क यानी कि भामा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, तो इसका जो केंद्र है वो आपको देखने के लिए मिलेगा ट्रॉम्बे, मुंबई में। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको पीओपी बहुत फेमस नाम है। तो पीओपी इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2O। वहीं बात करें जिप्सम की, तो सेम फॉर्मूला होता है, बस वाटर के मॉलिक्यूल बदल जाते हैं, तो ये होता है 2H2O। अगर CaSO4.12H2O आया तो ये हो जाएगा आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। वहीं CaSO4.2H2O आया तो ये बन जाएगा आपका जिप्सम। और जिप्सम को जब 120 डिग्री सेल्सियस पर आप गर्म करते हो तभी वो बनता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है जी का की यूनिट क्या होती है। जी यानी कि जो आपका यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसको कहते हैं, तो उसका आपको यूनिट बतानी है। तो जी का फॉर्मूला क्या होता है, F = G m1m2/r²। ठीक है। ये आपका फोर्स, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m1 m2 दोनों मास, और r जो है वो दो ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी होती है। अगर आपको किसी भी एक यूनिट निकालनी होती है, तो देखिए फोर्स को हम मेज़र करते हैं न्यूटन में, जी की हमें फाइंड आउट करनी है, मास को केजी में मापते हैं, ये भी केजी, और नीचे आपका मीटर स्क्वायर। केजी आपका kg²/मीटर स्क्वायर, और इधर ये न्यूटन और जी। अब क्रॉस आप जब आप करोगे तो न्यूटन जो है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg², तो ये इसकी फाइनल यूनिट निकलेगी, यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अब उन्हें किस फील्ड में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो देखिए हरगोविंद खुराना ने जेनेटिक कोड में रिसर्च की थी, तो उसी वजह से 1968 में उन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट, शरीर में निम्नलिखित में से किसकी अधिकता से हृदयघात यानी कि हार्ट अटैक होने के चांसेस रहते हैं, और आज के टाइम पे हार्ट अटैक से हमने काफ़ी केसेस सुने हैं। तो देखिए अगर हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है तो उस कंडीशन में जो हार्ट अटैक के चांसेस हैं वो भी बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है क्वाशियोकर किसकी कमी से होता है, तो देखिए प्रोटीन
प्रोटीन की कमी से बेसिकली दो बीमारी हमें देखने के लिए मिलती है, खासकर बच्चों में। तो उसमें से एक है क्वाशियोकर और दूसरी होती है मैस्मेरस। तो दोनों में से कोई भी आए तो ये हमेशा प्रोटीन से होने वाली बीमारी है। पहली है क्वाशियोकर और दूसरी है मैस्मेरस। तो यहाँ पे पूछा गया क्वाशियोकर का, तो सही आंसर इसका हो जाएगा प्रोटीन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है मछली का जो लीवर है उसमें आपको क्या देखने के लिए मिलता है, मतलब कौन सा विटामिन उसमें देखने के लिए मिलता है। तो अगर मछली के लीवर की बात करें तो बहुत ही भरपूर मात्रा में देखने के लिए मिलता है विटामिन डी। अब यहाँ पे कैच है, कैच क्या है कि मछली के लीवर की बात की गई है स्पेसिफिकली, तो मछली के लीवर में मिलेगा विटामिन डी, लेकिन पूरी मछली की बात करें तो उसमें आपको देखने के लिए मिलेगा विटामिन ए। नेक्स्ट है भोपाल त्रासदी के दौरान कौन सी गैस निकली थी। तो जब भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी 1984 में, तो 1984 में जब ये ट्रेजेडी हुई थी तो उस दौरान जो गैस रिलीज हुई थी वो थी मिथाइल आइसोसाइनाइड, जिसको इन शॉर्ट MIC के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है ऑयल ऑफ विट्रॉयल किसे कहते हैं। तो ऑयल ऑफ विट्रॉयल की बात करें तो ये हम कहते हैं H2SO4 को। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है किस तापमान पर जल का घनत्व अधिक होता है। तो जल का घनत्व जो है वो अधिक ये होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं। तो नवजात शिशु की बात करें तो ये वेरी करती रहती है अकॉर्डिंग टू दी ऑप्शन, लेकिन मैक्सिमम 206 या 208 इसका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। ओह सॉरी, नवजात शिशु की बात की गई है तो नवजात शिशु में देखने के लिए मिलती है 300 हड्डियां, लेकिन वयस्क में देखने के लिए मिलती है 206 या 208। सही मायने में 206 होती है, लेकिन नवजात शिशु में होती है 300। सॉरी, मैंने नवजात शिशु थोड़ा देखा नहीं था। नेक्स्ट है सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य प्रकाश को कितना समय लगता है। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया कि जब सूर्य की प्रकाश किरणें जब पृथ्वी पर पहुंचती है तो उसे पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है। तो उसे लगभग लगता है 8 मिनट। 8 मिनट कुछ सेकंड होती है, तो सही आंसर अप्रोक्सीमेट यहाँ पर हो जाएगा 8 मिनट। अब कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताओगे कि चंद्रमा का प्रकाश धरती पर पहुंचने पर कितना समय लगता है। नेक्स्ट जनन क्षमता की कमी ये किस विटामिन की कमी से होती है। तो जनन क्षमता की कमी ये होती है विटामिन ई की कमी से। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक सस्पेंशन है किस चीज़ का। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये मिलके बना होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपको मिलेगा सही। नेक्स्ट है प्राकृतिक रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी। तो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी जो है तो इसकी खोज ये की गई थी हेनरी बेक्यूरेल के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। एनरिको फर्मी की बात करें तो इन्होंने विटामिन की खोज में इनका नाम आता है। रदरफोर्ड की बात करें तो न्यूक्लियस में इनका नाम आता है। वहीं बात करें मैडम क्यूरी की तो यूरेनियम में इनका नाम यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा ये क्या है। तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला ये बेसिकली होता है सोडियम बाई कार्बोनेट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी फॉर्मूला है इसका NaHCO3। नेक्स्ट है जीवाणु की खोज किसने की थी। तो कई बार मैं आपको बता चुकी हूँ जीवाणु की खोज ये की गई थी एवन लीवनहॉक के द्वारा, और इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। लुईस पास्चर हाइड्रोफोबिया की चिकित्सा की खोज की थी जब ये हाइड्रोफोबिया होता है कुत्ते के काटने से जब रेबीज नाम की बीमारी हो जाती है। रॉबर्ट कोच की बात करें तो हैजे के टीके और TB की चिकित्सा की खोज भी रॉबर्ट कोच ने की थी। और रॉबर्ट हुक की बात करें तो उन्होंने 1665 में कोशिका की खोज की थी। नेक्स्ट है जीवन की उत्पत्ति ये किस काल में हुई। तो जीवन की उत्पत्ति ये हुई है प्री कैम्बियन काल में। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है बैक्टीरियोफेज ये क्या होता है। तो बैक्टीरियोफेज की बात करें तो ये एक वैसा वायरस है जो जीवाणु का भक्षण करता है, तो उसी को क्या कहते हैं, उसी को कहा जाता है बैक्टीरियोफेज, यानी कि वायरस जो विषाणु पर भक्षण करता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सिल्क वर्ग से संबंधित है। तो सिल्क वर्ग से संबंधित जो है वो हो जाएगा सेरीकल्चर। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे स्टडी एपीकल्चर और पिसीकल्चर ये किस किस की स्टडीज़ होती हैं। कमेंट सेक्शन में आप मुझे इनका आंसर बताओगे, क्योंकि जितना ज़्यादा आप खुद से भी लिखोगे अपने आंसर्स को या कमेंट सेक्शन में बताओगे तो वो आपकी मेमोरी में लॉन्ग टर्म के लिए याद रहता है। तो इसलिए मैं आपसे पूछती हूँ हर एक क्वेश्चन या कुछ क्वेश्चंस के बाद में कि एपीकल्चर, आप इस क्वेश्चन में आपको बताने कि एपीकल्चर और पिसीकल्चर ये दोनों किस किस स्टडीज़ होती हैं। नेक्स्ट है डीएनए का कृत्रिम संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था। तो सबसे पहले जो कृत्रिम संश्लेषण है यानी कि आर्टिफिशियल सिंथेसिस ऑफ डीएनए ये किया गया था कौन, बर्ग के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। वहीं बात करें डीएनए के डबल हेलिक्स संरचना की तो वो दिया गया था वॉटसन एंड क्रिक के द्वारा।
और इससे पहले मैंने आपको बताया कि 1968 में जेनेटिक कोड की खोज के लिए हरगोविंद खुराना को मिला गया था क्या, नोबेल प्राइज। नेक्स्ट है पादप जो चट्टानों की सतह पर उगते हैं। तो चट्टानों की सतह पर उगने वाले जो भी प्लांट्स या पादप होते हैं उन्हें कहा जाता है लिथोफाइट। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा जीव है। तो सबसे छोटा जीव ये हो जाएगा आपका माइकोप्लाज्मा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है वन अनुसंधान संस्थान यानी कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ स्थित है। तो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें तो ये आपको देखने के लिए मिलेगा उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। देहरादून में कुछ अन्य अगर हम इंस्टीट्यूट की बात करें तो उसमें आपको भारतीय पेट्रोलियम संस्थान भी देखने के लिए मिलेगा। साथ ही में आप ONGC का भी वहाँ पर एक ऑफिस देख सकते हो। नेक्स्ट है कोशिका के किस भाग में भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन होता है। तो कोशिका के अगर हम बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया वाले सेक्शन में यानी कि सेल की माइटोकॉन्ड्रिया में भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन होता है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। और उस ऊर्जा का नाम क्या होता है। तो उस ऊर्जा को हम ATP में मेजर करते हैं। नाम है उसका एडिनोसाइन ट्राई फोस्फेट, जिसे एनर्जी करेंसी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है सेल्यूलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र कहाँ स्थित है। तो सेल्यूलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान की बात करें तो उसका जो सेंटर है वो आपको देखने के लिए मिलेगा हैदराबाद में। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे आपके 50 क्वेश्चंस, नेक्स्ट 50 क्वेश्चन जिसमें हमने आपके 200 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। होपफुली वीडियो आपको पसंद में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के पास ये पहुँच जाए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय।